पहले इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए। इस खौफनाक वीडियो के पीछे का कारण है 600 करोड़ रुपए की वैल्यू वाली कंपनी के मालिक का नाबालिग बेटा वेदांत अग्रवाल। जितनी भयानक ये वीडियो है, उससे भी ज्यादा भयानक इस वीडियो के बाद रची गई साजिशें थीं। पावर और पैसे के खुलेआम गलत इस्तेमाल का नंगा नाच पूरे देश ने देखा था। आप समझ गए होंगे कि हम 19 मार्च 2024 की रात को पुणे में घटित हुई पोर्शे कार क्रैश की बात कर रहे हैं। इस केस के बारे में मोटा मोटी बात तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक बिगड़ैल अमीरजादे ने शराब के नशे में दो मासूम जिंदगियों को एक झटके में खत्म कर दिया था। बदले में उसे महज 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा मिली थी। दो जान की कीमत, सिर्फ 300 शब्दों का निबंध। इससे हटकर भी इस केस में ऐसी बहुत सी बातें हुई थी जिसने सिस्टम के अंदर की कमियों को उजागर किया था। तो आखिर वो कमियां क्या थीं? इस केस में पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ? कैसे दो जान की कीमत सिर्फ 300 शब्दों के निबंध लगाई गई थी? और इस केस में कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए? कौन जेल में है, कौन बाहर है, और इस केस की मौजूदा स्थिति क्या है? चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों, इस कहानी का सबसे अहम किरदार है वेदांत अग्रवाल। वेदांत अग्रवाल का संबंध पुणे के एक बेहद ही रईस घराने से है। वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल पुणे के बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी कंपनी का नाम ब्रह्मा कॉर्प है। इस कंपनी ने पुणे और आसपास के शहरों में 5 स्टार होटल बनाने से लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेदांत के परिवार की कुल संपत्ति 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। परिवार और कंपनी के बारे में बताने की वजह है कि आप इस कहानी को बेहतर ढंग से समझ पाएं। 13 मई 2024 को सीबीएसई देश भर में 12th का रिजल्ट डिक्लेयर करती है। वेदांत अग्रवाल भी इस रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। एग्जाम में उसे ठीक ठाक परसेंटेज मिलते हैं। एग्जाम पास करने की खुशी में वेदांत अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी पार्टी एंजॉय करने का फैसला करता है। वो अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात करता है और फिर वेदांत अपने दोस्तों को लेकर 18 मई 2024 को रात के लगभग 10:30 बजे घर से निकल जाता है। वैसे तो घर में कई गाड़ियां मौजूद थीं, मगर वेदांत पार्टी में जाने के लिए हाल ही में अपने पिता द्वारा खरीदी गई लगभग 2.5 करोड़ की कीमत वाली पोर्शे टेकन कार से जाने का फैसला करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2.5 करोड़ की कीमत वाली कार वेदांत के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने वेदांत को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दी थी। अब तक कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। अग्रवाल परिवार का एक फैमिली ड्राइवर भी था जिसका नाम था गंगाराम पुजारी। ड्राइवर के होते हुए वेदांत इस कार को खुद ही चलाकर जाने का फैसला करता है। 18 मई 2024 को वेदांत की उम्र थी सिर्फ 17 साल और 8 महीने। कानूनी तौर पर वेदांत नाबालिग था और कार चलाने के लिए उसके पास जरूरी लाइसेंस भी नहीं थे। इसके बावजूद वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल वेदांत के हाथ में ही कार की चाबी देते हैं। चाबी लेते ही विशाल अपने दो दोस्तों और फैमिली ड्राइवर के साथ कार लेकर निकल जाता है। लगभग 10:30 बजे विशाल अपने दोस्तों को लेकर कोरेगांव स्थित कोजी रेस्टोरेंट एंड बार में दाखिल हो जाता है। क्योंकि वेदांत अपने 12th के रिजल्ट को सेलिब्रेट करने आया था, इसलिए वो यहाँ आते ही सबसे पहले महंगी शराब ऑर्डर करता है। वो यहाँ ऐसी स्ट्रॉन्ग शराब ऑर्डर करता है जो कानूनी तौर पर केवल 25 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही सर्व की जाती है। इसके अलावा नाबालिग को शराब देने पर कानूनी तौर पर रोक है। इन सब के बावजूद बार वाले वेदांत और उसके दोस्तों को शराब सर्व करते हैं। यहां पर वेदांत और उसके दोस्त बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। इस कारण एक समय बाद बार वाले उसे और ज्यादा शराब देने से मना करते हैं और बिल देकर वहां से जाने के लिए कह देते हैं। यहां पर लगभग 48,000 का बिल आता है। पार्टी में आने से पहले वेदांत के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने अपनी क्रेडिट कार्ड पोते को पार्टी करने के लिए दे दी थी। इस क्रेडिट कार्ड से 48,000 का बिल वेदांत चुकाकर वहां से निकल जाता है। बार से निकलने के बाद काफी ज्यादा शराब पीने की वजह से वेदांत नशे में होता है। वो लड़खड़ाकर चलता है। इसे देखते हुए वहां पर मौजूद ड्राइवर गंगाराम पुजारी कहता है कि कार वो चला कर ले जाएगा, मगर वेदांत उसे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठने को कहता है और खुद ही कार चलाकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हुए
रात के लगभग 12:25 पर कल्याणी नगर स्थित ब्लैक पब में चले जाते हैं। यहां पर पहले तो उन्हें एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि यहां केवल क्लब मेंबर को एंट्री मिल रही थी। फिर भी वेदांत और उसके दोनों दोस्त किसी तरह वहां पर मौजूद बाउंसर को धोखा देकर क्लब के अंदर चले जाते हैं। पहले ही इन लोगों ने काफी शराब पी रखी थी। इसके बावजूद ब्लैक पब में आकर तीनों जमकर शराब ऑर्डर करते हैं और रात के लगभग 1:15 तक खूब शराब पीते हैं। इधर ब्लैक पब में वेदांत और उसके दोस्तों की पार्टी हो रही थी, तो दूसरी तरफ किसी भी अनहोनी से अनजान 5 दोस्तों का एक ग्रुप वहां से कुछ ही दूरी पर कल्याणी नगर इलाके के ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जमा हुए थे। इन्हीं 5 लोगों में ही शामिल थे अनीस अवधिया और अश्विनी कोष्ठा। अनीश अवधिया मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और फिलहाल पुणे में रहकर जॉनसन कंट्रोल्स नाम की कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे थे। अश्विनी कोस्टा भी मध्य प्रदेश की ही रहने वाली थी और अनीश अवधिया के साथ ही काम करती थी। इन दोनों की ही उम्र लगभग 24 साल के आसपास थी। अनीश अवधिया और उनके बाकी साथी खाना खाने के बाद लगभग 1:30 होटल से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए अनीश अवधिया डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पल्सर बाइक से अश्वनी को उसके घर पर ड्रॉप कर देंगे, फिर वो अपने घर चला जाएगा। प्लान के मुताबिक अश्वनी कोस्टा अनीश की बाइक पर बैठ जाती है। अनीश के साथ मौजूद उसके 2 दोस्त एक बुलेट पर और इनका ही एक साथी आकिब मुल्ला अकेले बाइक पर घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ वेदांत और उसके दोस्तों को भी ब्लैक पब में पार्टी करते हुए काफी समय हो जाता है। यहां भी वो जमकर शराब पीते हैं और फाइनली रात के लगभग 2 बजे पब से निकलते हैं। ब्लैक पब में कथित तौर पर इनका बिल 69,000 का आता है, यानी 3 नाबालिग दोस्त चंद घंटे में 1,17,000 से ज्यादा की शराब पी जाते हैं। वैसे विकिपीडिया के अनुसार ब्लैक पब में इन्होंने 20,000 की शराब पी थी। वेदांत तो पहले से ही काफी नशे में था और फिर से शराब पीने की वजह से उसका खुद पर काबू नहीं रहता है। इसके बावजूद वो अपनी कार खुद चलाने की जिद करता है। ड्राइवर वेदांत को कहता है कि कार वो चलाकर ले जाएगा, फिर भी वेदांत मानने को तैयार नहीं होता है। इस बात की जानकारी ड्राइवर गंगाराम फोन करके वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल को भी देता है। कथित रूप से जवाब में विशाल अग्रवाल कहते हैं कि तुम बगल वाली सीट पर बैठ जाओ और कार वेदांत को ही चलाने दो। स्टीयरिंग संभालते ही वेदांत अपनी लग्जरी पोर्शे टेकन कार को काफी तेज गति से चलाने लगता है। अभी रात के लगभग 2:30 बज चुके थे। हवा से बातें करते हुए वेदांत अपनी कार लेकर अब पुणे के कल्याणी नगर इलाके में पहुंच चुका था। इसी रोड पर ठीक उसी समय अनीश अवधिया अपनी पल्सर बाइक से अपने दोस्त अश्विनी कोस्टा को उसके घर छोड़ने जा रहे थे। अनीश और अश्विनी की बाइक से कुछ दूरी पर उनका दोस्त आकिब भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। आकिब नोटिस करता है कि रात के सन्नाटे में हवा से बातें करती हुई एक पोर्शे टेकन कार लगभग 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी बाइक को क्रॉस करती है। अभी आकिब कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें अगले ही पल एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। तुरंत आकिब आवाज की तरफ मुड़ता है तो देखता है कि अभी अभी जिस पोर्शे कार ने उसे क्रॉस किया है, उसी कार ने अनीश की बाइक को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि अनीश अपनी पल्सर बाइक समेत सड़क पर गिर जाता है और स्किड करते हुए सड़क के किनारे खड़ी दूसरी स्विफ्ट कार से टकरा जाता है। बाइक के पीछे बैठी अश्विनी कोस्टा भी सड़क पर ही गिर जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि दोनों सड़क पर गिरते ही लहूलुहान हो जाते हैं। चारों तरफ खून फैल जाता है। रात के 2:30 बज रहे थे, मगर सड़क पर अभी काफी लोग थे। जैसे ही ये एक्सीडेंट होता है, वहां पर मौजूद लोग भागते हुए कार की तरफ जाते हैं। सभी देखते हैं कि कार की ड्राइविंग सीट से वेदांत अग्रवाल बाहर निकलता है, जबकि बगल वाली सीट पर उनका ड्राइवर बैठा हुआ था। कार की पिछली सीट पर 2 और दोस्त थे। सभी कार से बाहर आते हैं। तुरंत लोग वेदांत को पकड़ लेते हैं ताकि ये वहां से भागे नहीं। इस बीच कुछ लोग वेदांत के साथ मारपीट भी करते हैं। तुरंत ही मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और वेदांत, ड्राइवर और दोनों दोस्तों को हिरासत में ले लेती है। दूसरी तरफ वहीं पर मौजूद अनीश के दोस्त आकिब और कुछ और स्थानीय लोग अनीश और अश्विनी को उठाकर ऑटो में रखते हैं और इन्हें लेकर रात के लगभग 2:45 पर पास के ही अस्पताल में ले जाते हैं। यहां आते ही डॉक्टर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में दोनों की जांच शुरू करते हैं।
5 मिनट बाद ही यानी 2:50 पर अनीश को मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके 2 मिनट बाद यानी 2:52 पर अश्विनी कोस्टा को भी डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। एक्सीडेंट पोर्शे टेकन कार से हुआ था, इसलिए पुलिस वाले इस कार को चला रहे वेदांत समेत इस कार में मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लेकर यरवदा पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। इस बीच वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल को भी इस एक्सीडेंट की खबर लग जाती है। उन्हें यह भी पता चल जाता है कि उनके बेटे को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। अब यहां से शुरू होता है पैसे और पावर का गंदा खेल। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि वेदांत के पिता पुणे के बड़े बिल्डर में गिने जाते हैं और उनकी संपत्ति 600 करोड़ से भी ज्यादा की है। इस कारण इन लोगों की जान पहचान काफी ऊपर तक थी। जैसे ही घटना की जानकारी वेदांत के पिता को होती है, वो स्थानीय विधायक सुनील टिंगरे को फोन करते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहते हैं। सुनील टिंगरे बीजेपी को समर्थन देने वाले अजीत पवार की पार्टी के विधायक हैं। बाद में दावा किया जाता है कि विधायक सुनील टिंगरे इस केस में वेदांत को बचाने और मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करवाने की नीयत से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। मगर अगली सुबह वो मीडिया वालों को बयान देते हैं कि उन्होंने केस को कहीं से भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि वेदांत के पिता से उनकी 30 साल पुरानी जान पहचान है और पारिवारिक मित्रता है। बस इसीलिए इस घटना की जानकारी लेने के लिए वो पुलिस स्टेशन आए थे। खैर, वेदांत और उसके दोस्तों को तो पुलिस ने लगभग 3 बजे ही हिरासत में ले लिया था। कानूनी तौर पर हिरासत में लेने के तुरंत बाद उन सभी का ब्लड सैंपल लिया जाना चाहिए था, ताकि जांच में पता चल सके कि इन लोगों ने शराब पी हुई थी या नहीं। मगर हैरानी की बात यह थी कि हिरासत में लेने के कई घंटे बीत जाने के बाद भी वेदांत का ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता है। इधर सुबह के 8:26 पर अनीश के दोस्त आकिब आधिकारिक तौर पर इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाते हैं। मामले का आरोपी वेदांत को बनाया जाता है और उस पर 5 अलग अलग धाराएं लगाई जाती हैं। अब आधिकारिक तौर पर पुलिस भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बीच वेदांत के पिता अपने पैसों का इस्तेमाल करते हुए बेटे को बचाने की कोशिशों में लग जाते हैं। इस कोशिश के तहत सबसे पहले सुबह के लगभग 9:40 पर ससून गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेदांत के पिता के विधायक दोस्त सुनील टिंगरे का करीबी अशफाक एक बिचौलिए की मदद से अस्पताल के स्टाफ से मिलता है। यहाँ पर इन लोगों की कुछ डीलिंग होती है। बदले में अशफाक अस्पताल के कर्मचारियों को रुपयों का एक बंडल भी देता है, जिसे वो बाइक की डिग्गी में डाल देता है। इन सब के बीच 11 बज जाते हैं। तब जाकर अस्पताल में तैनात कांस्टेबल को पुलिस थाने से कॉल आता है कि जल्द से जल्द उन सभी का ब्लड टेस्ट करवाओ, ताकि पता चल सके कि इन लोगों ने शराब पी हुई थी या नहीं। इसी के बाद 11:07 पर वेदांत और उसके दोस्तों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। मगर ये ब्लड सैंपल ऐसी जगह कलेक्ट किया जाता है जहां पर कोई सीसीटीवी नहीं लगा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ब्लड सैंपल फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर अजय तावड़े और डॉक्टर श्री हरि हेलेनोर के ऑर्डर पर किया जाता है। इन सब के साथ हॉस्पिटल का एक और स्टाफ अटल घाट कांबले भी शामिल होता है। कुछ समय बाद जब वेदांत की ब्लड रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में लिखा जाता है कि वेदांत ने शराब नहीं पी हुई थी। उसके ब्लड सैंपल में शराब की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है। जब पुलिस वालों को यह रिपोर्ट मिलती है तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों की अपनी इन्वेस्टिगेशन और घटना स्थल पर मौजूद गवाहों की गवाही इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि कार वेदांत ही चला रहा था और जिस समय लोगों ने उसे पकड़ा था वो काफी नशे में था। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। पार्टी में शराब पीते हुए वेदांत की सीसीटीवी फुटेज भी वायरल थी। इसी शक के आधार पर पुलिस वाले 19 मई को ही अब शाम के 6 बजे वेदांत को लेकर एक दूसरे सरकारी अस्पताल जाते हैं और वहां एक बार फिर से उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। दूसरी रिपोर्ट में वेदांत के ब्लड में अल्कोहल की मौजूदगी देखी जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अस्पताल की रिपोर्ट में खून में अल्कोहल पाया गया जबकि दूसरे में नहीं? इस बात को वेरीफाई करने के लिए अब दोनों ही अस्पताल में कलेक्ट किए गए ब्लड सैंपल का डीएनए जांच की जाती है तो पता चलता है दोनों सैंपल वेदांत के नहीं, बल्कि एक वेदांत का है जबकि एक किसी और व्यक्ति का है। जब और आगे जांच की जाती है तो पता चलता है कि दूसरा सैंपल तो वेदांत की मां का है। दरअसल यह खेल ससून सरकारी अस्पताल में रचा गया था।
यहाँ पर कथित रूप से डॉक्टर श्री हरि हेलेनोर के साथ 3 लाख की एक डील होती है। बदले में वो वेदांत के ब्लड सैंपल को कूड़ेदान में फिकवा देते हैं और उसके बदले वेदांत की मां शिवानी अग्रवाल का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज देते हैं, मगर कहा जाता है कि ये ब्लड वेदांत का है। इसी कारण पहले ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आती है, लेकिन पुलिस वालों की सावधानी की वजह से ये चालाकी पकड़ी जाती है। इसी के कुछ घंटों बाद आरोपी वेदांत को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। यहां पर मामले की अनोखी सुनवाई शुरू होती है। वेदांत ने शराब पीकर काफी तेज गति से गाड़ी चलाते हुए 2 मासूम लोगों की जान ले ली थी। इसके बावजूद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फैसला सुनाते हैं कि इस जुर्म के बदले वेदांत को 300 शब्दों का ऐसे रोड एक्सीडेंट्स पर लिखना होगा। उसे अपनी ड्रिंकिंग हैबिट सुधारने के लिए इलाज करवाना होगा। साथ ही 15 दिनों तक वेदांत को यरवड़ा पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर काम करना होगा। इन सब शर्तों के आधार पर वेदांत को बेल मिल जाती है। जैसे ही ये खबर बाहर आती है कि 2 लोगों की जान लेने वाले वेदांत को केवल 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्तों पर जमानत दे दी गई है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और अलग अलग माध्यमों से लोग अदालत के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करने लगते हैं। लोगों की नाराजगी को देखते हुए अगले ही दिन यानी 20 मई 2024 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर इस मामले में सीधे दखल देते हैं और फिर पुलिस वाले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले के पास रिव्यू पिटीशन फाइल करती है। इसके अलावा बोर्ड से यह भी दरख्वास्त की जाती है कि वेदांत के खिलाफ एडल्ट के तहत मामला चलाया जाए। 20 तारीख को ही एक और एफआईआर इस मामले में दर्ज की जाती है। इसमें वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल को भी आरोपी बनाया जाता है। उन पर नाबालिग बेटे को गाड़ी देने के लिए मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा पुणे जिला कलेक्टर के आदेश पर वेदांत को नाबालिग होने के बावजूद शराब देने के लिए दोनों पक्ष के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाता है। क्योंकि अब तक मामला काफी हाईलाइट हो चुका था, एक्सीडेंट की वीडियो देश भर में वायरल हो चुकी थी, 300 शब्दों के शर्त पर मिली जमानत का मामला भी काफी तूल पकड़ चुका था, इसलिए 22 मई को एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होती है। यहां पर वेदांत के बेल को खारिज कर दिया जाता है और उसे रिमांड पर भेज दिया जाता है। इसके बावजूद वेदांत के परिवार वाले अपने बेटे को बचाने की कोशिशों को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि अब वो अपने पारिवारिक ड्राइवर गंगा राम पर दबाव बनाने लगते हैं कि वो पुलिस के सामने जाकर सभी आरोप अपने ऊपर ले ले और कहे कि कार वो चला रहा था। इसके लिए ड्राइवर गंगा राम को वेदांत के दादा सुरेंद्र अग्रवाल बंधक तक बना लेते हैं। उसे काफी धमकी भी दी जाती है। गंगा राम को पैसों का भी लालच दिया जाता है, मगर वो वेदांत का गुनाह अपने सर पर लेने के लिए रेडी नहीं होता है। इसी बीच गंगा राम की पत्नी उसे ढूंढते हुए वेदांत के घर पर पहुंच जाती है। तब जाकर गंगा राम उन लोगों की पकड़ से आजाद होता है। फिर वो पुलिस के सामने जाकर पूरी सच्चाई बता देता है। इस कारण 25 मई 2024 को वेदांत के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल 21 मई को ही गिरफ्तार हो चुके थे। जांच में साबित हो जाता है कि अस्पताल में ब्लड सैंपल बदलने में वेदांत की मां शिवानी अग्रवाल ने भी काफी अहम रोल निभाया था, इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा 27 मई को ब्लड सैंपल की परमिशन देने वाले डॉक्टर अजय तावड़े और डॉक्टर श्री हरि हेलोर को भी गिरफ्तार किया जाता है। शुरुआत में 2 पुलिस वाले भी वेदांत की मदद के दोषी पाए जाते हैं। पुलिस थाने में वेदांत को पिज्जा और बर्गर तक दिया जाता है। इस कारण उन्हें भी सस्पेंड करते हुए नौकरी से निकाल दिया जाता है। 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर बेल देने वाले अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। कुल मिलाकर इस मामले में एक के बाद एक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें वेदांत के अलावा उसके माता पिता, दादा, अस्पताल के बिचौलिए, अस्पताल के 2 डॉक्टर, अस्पताल के स्टाफ और वेदांत को शराब परोसने वाले कोसी तथा ब्लैक पब के एम्प्लॉय और मालिक भी शामिल होते हैं। आगे की जांच के बाद ब्लड सैंपल बदलने के लिए पैसे लेने वाले डॉक्टर अजय तावड़े तथा श्री हरि हरनौर को अस्पताल में सस्पेंड किया जाता है। इनके पास से घूस के 3 लाख भी मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ही समय बाद महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल से इनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए जेल भी भेज दिया जाता है और फिलहाल ये लोग जेल में ही हैं।
इसके अलावा अस्पताल के 2 और स्टाफ को नौकरी से निकालते हुए जेल भेज दिया जाता है। वेदांत के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी ड्राइवर को जबरदस्ती बयान देने के लिए मजबूर करने और ड्राइवर को बंदी बनाने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि कुछ समय बाद इन्हें ड्राइवर को किडनैप करने के मामले में बेल मिल जाती है, मगर कुछ पुराने केस की वजह से इन्हें जेल में ही रहना पड़ता है। सुरेंद्र पर छोटा राजन को पैसा देने के भी आरोप लगते हैं और अंडरवर्ल्ड से संपर्क रखने के भी आरोप इन पर लगते हैं। वेदांत की मां शिवानी अग्रवाल को 1 जून 2024 को ब्लड सैंपल बदलवाने में अहम रोल निभाने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। 10 महीने तक ये जेल में रहती हैं। फिर 26 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाती है। फिलहाल ये जेल के बाहर हैं, मगर चार्जशीट में इन्हें भी आरोपी बनाया गया है। इस केस का सबसे बड़ा विलन वेदांत अग्रवाल है। इसे तो पहले 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी गई थी, मगर हंगामे के बाद इसे फिर से कस्टडी में डाल दिया जाता है। मगर वेदांत की आंटी उसकी कस्टडी को अवैध बताते हुए मुंबई हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर करती हैं। फिर उस पर सुनवाई करते हुए 25 जून 2024 को मुंबई हाईकोर्ट वेदांत को कस्टडी से रिहा करने का आदेश देती है। इस कारण फिलहाल वेदांत जेल के बाहर है, जबकि इसके दादा पिता और इसके दोस्तों के पिता जेल में ही हैं। इसके दोनों दोस्तों के पिता ने भी ब्लड सैंपल बदलने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। कुल मिलाकर देखें तो एक रईस जादे ने 2 मासूम लोगों की जान ले ली। परिवार वालों ने पैसे और पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे के गुनाह पर पर्दा डालने और उसे बचाने की भरपूर कोशिश की। कुछ बेईमान लोगों ने उनकी इस कोशिशों में उनका साथ भी दिया, मगर फिर कुछ ईमानदार पुलिस वालों की मदद से पूरा मामला ही पलट गया और फिर पैसे का धौंस दिखाने वाले लोग ही सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस मामले में अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वेदांत समेत इस केस के सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में मामला चल ही रहा है। सुनवाई पूरी होने के बाद जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन्हें फिर से सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। अब वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि आरोपियों को क्या सजा मिलती है। आपके अनुसार आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।